हेलो एवरीवन, आज हम वापस आ गए और एक वीडियो लेकर के। और आज हमारे पास ऐसे रिपब्लिकन भाई साहब और बढ़िया भाई साहब है। तो दोनों जन को लाने का एक साथ ऐसे पूरी मंडली इकट्ठी हो गई है। उसका पर्पज है क्योंकि ट्रम्प भाई साहब ने अपने भी ऐसे दो तीन तिगड़म विगड़म बिठा करके सब इकट्ठे कर दिए हैं। और जो इकट्ठे करके उन्होंने लोगों को हटाया है, तो हम भी अब आ गए हैं ट्रम्प भाई साहब के ऐसे ऐसे करने के लिए, कैसे आकर के बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चालू करते हैं। मेन तो अपने बढ़िया भाई साहब ही हैं और रिपब्लिकन भाई साहब भी बातचीत करेंगे। हम ऐसे बीच में आ जाएंगे थोड़ा सा ऐसे कॉन्स्पिरेसी फैलाने। और तो कुछ है नहीं हमारे पास ऐसे काम धंधा। तो चलिए भाई साहब चालू हो जाइए। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देते हैं कि ट्रम्प भाई साहब ने क्या क्या कर दिया है। स्क्रीन शेयर हो जा रहा है यहाँ पे छटांक से एकदम। और यहाँ पे बेसिकली क्या क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है वो एक बार फटाफट से रन डाउन दे देते हैं। सो बेसिकली उन्होंने बोला है डोज के ऊपर विवेक रामास्वामी आउट हो चुके हैं उसमें से, हम्म, ओहायो के रेस में वही लड़ने हो जा जा रहे हैं रहा वो। है। मस्क भाई साहब है जो पूरा चीज को कर रहे हैं। यूएस बॉर्डर पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। सब लोग को लग रहा था कि बाकी देशों को प्रॉब्लम होने वाला है, पर जैसे हमने हमारे कुछ वीडियोस पहले बताया था कि मेक्सिको और कनाडा जो है उनको ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। घर की दिक्कतें हैं ये, जो ट्रम्प भाई साहब पहले सॉर्ट आउट करेंगे। रेफ्यूजी प्रोग्राम जो है, बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है, सब चीजों के ऊपर फटाफट एकदम लाइक खटाखट एकदम रिफॉर्म ला के उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिग्री पार कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप है, अपने मन हिसाब से कर रहे हैं वो, पर उनकी मर्जी उनका देश। दूसरा आ जाते हैं मेक्सिको के ऊपर में कस्टम बॉर्डर पेट्रोल जो है, वहां पे जितने भी असाइलम सीकर थे, जो लोग प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं, उनका ऐप को डिलीट कर दिया गया, तो वो चैनल सिस्टम भी सब कर दिया गया। बर्थ राइट सिटीजनशिप मैंने जैसे बताया आपको एक मेजर चीज है जिसके ऊपर उन्होंने बोला है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, गलत है। एनर्जी और इन्वायरमेंट के ऊपर में ट्रम्प भाई साहब ने कर दिया है सारा विंड और ऑफशोर फेडरल वाटर रिलीजिंग को पॉज। पेरिस एग्रीमेंट से हो चुके हैं बाहर। बाइडेन जो भाई साहब थे उनकी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है सबको पॉज कर दिया है। उसके बाद में डीईआई जो है पूरा खत्म, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से छटैंक करके बेबी। उसके बाद में अगर आप देखिए उन्होंने बोला है दो जेंडर है, मेल है फीमेल है। सारे वर्कर को बोला है, जितने भी फेडरल हैं उनको बोला है कि आप वापस आ जाइए या काम को छोड़ दीजिए। उसके बाद में और क्या किया उन्होंने उन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दिया है सारे पोजीशंस के ऊपर में। पैसों को रोक दिया है, जितने भी यूएस एड है उसे सबको रोक दिया गया है। और उसके बाद में जितने भी 8 जनवरी 6 में जिनको भी लाइक कोई भी चार्जेस थे, सबको पार्डन दे दिया है, वन शॉट पार्डन सबको दे दिया है। उसके बाद में और भी कुछ किया गया उन्होंने, हाँ डब्ल्यू से बाहर निकल गए हैं, सेम चीज़ें हैं जो पिछले बार भी उन्होंने किया है। और उसके बाद डोज टिकटॉक के ऊपर एक्सटेंशन दिया है, उसके ऊपर भी अब डील मेकिंग होना है। जो अभी कुछ टाइम में आई थिंक एक डील निकल के आएगा जो टिकटॉक यूएस वाला पार्ट है उसके लिए। उसके बाद में अगर आप और देखेंगे एआई के ऊपर उन्होंने स्टार गेट वाला जो है, पर वो तो टारगेट पहले से ही हो रहा था, अब उन्होंने और ज्यादा उसके ऊपर एम्फोसिस दिया है। और जो कि अब ये डीप सीक वाला चक्करबाजी भी आ गया है। तो ट्रम्प भाई साहब ने ये बोला है कि देखिए हमारे को लाइक इस बात पे थोड़ा फोकस करना होगा और अमेरिका नीड्स टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग। रिपब्लिकन भाई साहब हमने सब कुछ बता दिया है मेजर ऊपर ऊपर से। अब आप बताइए आपको क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है जिस पे फोकस करने का जरूरत है। आ, दो तीन चीज़ें हैं जिसपे फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें WHO अमेरिका बाहर हो गया है। सेकंड चीज़ है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिससे अमेरिका बाहर हो गया है। और तीसरा जो है टिकटॉक वाला एंगल हम ला लेंगे, क्योंकि उसको चाइना से उसका कनेक्शन है। तो अमेरिका किस तरीके की पॉलिसी अपनाता है, और यूएस एड जो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश को बंद कर दी है, तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे नेबर्स को आएगा कि हमें आएगा, ये एक देखने वाली बात है। तो ये तीन चार चीज़ें पे हमें शायद फोकस करना चाहिए। दूसरा एक चीज है जो मैं बताना भूल गया था कि कोलंबिया के साथ जो किया गया है, कोलंबिया को बता दिया गया है कि पापा कौन है। लाइक होता ना, सो लाइक उन्होंने उनका राष्ट्रपति पीछे बोलने लग गए थे कि हम नहीं लेंगे आपका प्लेन को, आप वापस भिजवाइए। तुरंत ट्रम्प बाबू ने ट्वीट किया 25% टैरिफ, और अगर बात नहीं सुनोगे तो 50%। देखिए ये आदमी है एकदम वॉलेटाइल क्रीचर, बिल्कुल कंस्पिरेटर की तरह। लाइक कभी भी कंस्पिरेसी कभी भी टैरिफ के साथ आ सकता है। पूरी इसीलिए देखिए गवर्नमेंट इससे पूरी गवर्नमेंट है ना, वो ट्विटर और सोशल मीडिया से चलती है भाई की। एग्जैक्टली exactly. तो भैया मतलब ऐसा ऐसा हो गया है एकदम कि बातें हमारे सर्कल्स में ये बात सुन रहे हैं हम कि मोदी भाई साहब जो हमारे मोदी जी है, जो हम फरवरी में जा रहे हैं भेंट करने के लिए ट्रम्प भाई साहब से। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक नेगेटिविटी हो चुका है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि सब पे टैरिफ लगाएंगे बाहर में। आई थिंक प्रॉब्लम घर का है, मेक्सिको और कनाडा को अपनी तरफ टानने का बात है, डील मेकिंग का बात है। आई थिंक गाजा वाला जो वॉर है, जो हमास के साथ सीज फायर हो गया है, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और उसके साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है ईरान के ऊपर टारगेट करने के लिए। बहुत सारे एंगल्स है, पर रिपब्लिकन भाई साहब पहले अपना पीओवी बताइए, आपको क्या समझता है। जो दो तीन चीज़ें जैसे मैंने बताई कि डब्ल्यू एच ओ में मेजर शेयर है वो यूएसए का था। तो अब देखने वाली बात है कि डब्ल्यू एच ओ का रोल क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ, और क्या ये बेस बनेगा कि यूएन में भी रिफॉर्म्स आए। तो ये एक शायद बेस बन सकता है, क्योंकि कोई एक कंट्री का अगर सबसे ज़्यादा बेस होता है, उसकी जगह हम ब्रिक्स को देखें कि सब जो पांच पांच कंट्रीज है उसमें 20-20 शेयर है सबके। तो ब्रिक्स और जो यूएन है, तो दो अलग अलग एंगल से जाता है कि यूएस का सबसे ज़्यादा शेयर, और इसमें अगर यूएस बाहर निकल जाएगा तो डब्ल्यूएचओ का क्या रोल बचेगा। क्या वो जो सारी समस्याएं जो सॉल्व करने की बातें कर रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे? क्या यूनाइटेड नेशंस जैसा स्ट्रक्चर, अगर कोई एक बड़ी कंट्री और डेवलप कंट्री निकल जाती है तो उसका कोई रोल रहेगा कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, सिर्फ डब्ल्यूएचओ को लेके नहीं। अभी क्या हो गया है, अमेरिका इज लुकिंग इनवर्ड्स। दिस इज अ 100 ईयर ट्रेंड जो मेरे हिसाब से लग रहा है। जो यूएस आउटलुक बाहर की तरफ था, अब यूएस फाइनली अंदर की तरफ ज्यादा देख रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका अब ट्रम्प का नहीं है, ट्रम्प के पहले भी ओबामा और सब लोग घर की तरफ ज्यादा देख रहे थे, घर की समस्या। पेरिस अग्रीमेंट जो है, मेरे को लग रहा है वो डब्ल्यूएचओ से भी ज्यादा बड़ा है। उसका रीजन ये है क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट एक मेजर क्लिफ हैंगर पे आके अटका हुआ है। आज जो ट्रम्प बाबू ने फिर से पेरिस अग्रीमेंट से निकले हैं वो, ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड डिसीजन। उसका रीजन क्या है, यूएस वाज द वन जो पूरा आर्ग्यूमेंट और पूरा नेगोशिएशन को चार्ज कर रहा है, जो कि यूएस हट गया है। और लाइक होता है ना, बाकी सारे देशों को बहुत स्पेस मिलेगा नेगोशिएट करने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का और अपने अपने हिसाब से टारगेट सेट करने का। कल को जब ट्रम्प चले जाते हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूँ बाई चांस ऐसा हो जाता है कि डेमोक्रेट वापस आ जाता है, तो वो जो वापस रिपब्लिक वापस पेरिस एग्रीमेंट वो पेरिस एग्रीमेंट में जब वापस आएंगे, तो उनका जो नेगोशिएशन पावर है वो तो पहले होगा, कम होगा। दूसरा, वो जो ऑलरेडी जो चीजें रेटिफाई हो गई है उनको उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो पेरिस एग्रीमेंट पे आ सकते हैं वापस। वो पुराना पेरिस एग्रीमेंट नहीं होगा। दूसरा चीज जो है, जो मुझे लगता है इस बार डिफरेंट है पहले बार से, इस बार स्टेट्स ज्यादा प्रिपेयर्ड है। 24 स्टेट्स है, मैं रेफरेंस डाल दूंगा, जो अभी भी पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को मान्यता दे रहे हैं। दिस इज अ बाईपार्टिजन थिंग। तो उन लोग प्रिपेयर्ड थे कि ट्रम्प इस पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाएगा, तो इसलिए वो लोग अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भूले नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है, आपको जो समझना होगा कि जैसे जैसे एक बड़ा प्लेयर, आपको ये बात ध्यान रखना होगा मेरे हिसाब से कि यूएस इज द लाइक मेन प्लेयर, गुंडा यही वही है रूम का, ठीक है। अगर गुंडा रूम से बाहर निकल जाता है तो सडनली सबके पास ब्रीदिंग स्पेस आ गया, ठीक है। अब क्या है, उनको अपने अंदर में नेगोशिएट करना है। 4 साल तक गुंडा नहीं आने वाला रूम के अंदर में, ठीक है, सबको पता ही है। सबके साथ पर्सनली डील करेगा वो, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, सबको एक टाइम मिल गया है कि देखो अब हमको इसके साथ में बात करना है, नेगोशिएट करना है 4 साल बाद। तो लेट्स कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। सब देशों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। कॉन्स्पिरेटर भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉजिटिव चीज है ये जो होता है ना, एक पावर वैक्यूम जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है, सबको फाइनली अपना अपना हल्का हल्का शेयर मिलेगा, फाइनली अपना बात रखने का। एंड यूएन माइट गेट अ बिट स्ट्रांग। कहने का मतलब ये था कि वो जो पूरा यूएन वाला सेगमेंट है वो आई थिंक उभर के आएगा। रिपब्लिकन भाई साहब आप पे आ जाते हैं, लाइक होता है ना, अब इंडिया का ये जो इंडिया वाला जो आउटलुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो कहाँ जा रहा है, लाइक होता है ना, किस तरफ वो शिफ्ट कर रहा है, और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अपने देख रहे हैं इंडिया के लिए काफी स्कोप है। तो आने वाले टाइम में क्या इंडिया के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, कहाँ पे डील मेकिंग का पॉसिबिलिटी बनता दिख रहा है? सबसे पहली जो पॉजिटिव नोट पे मैं बात करना चाहूँगा और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो ट्रम्प भाई साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उसका मतलब ये नहीं कि ये लॉ बन गए हैं। जज उसको मतलब जुडिशियल सिस्टम उसको रोक सकती है। बट पॉइंट ये है कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडिया क्या कर सकता है? तो अब इंडिया के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि राइट विंग है दोनों जगह पे, सो वो थोड़ा बैलेंस कर जाएगा। और अब इंडिया मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रिक्स में प्ले कर रहा था, उस लेवल पे प्ले नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ही बोल दिया है कि अगर ब्रिक्स कंट्री ने कोई अपनी करेंसी की बात की, ब्रिक्स करेंसी की बात की, तो उसपे 100% टैरिफ लगाए जाएँगे। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की जो बातचीत हुई, उसपे हमारे भी काफ़ी जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो वहाँ पे है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली, जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि वी विल डू व्हाट इज़ राइट। जो सच है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो हमारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको हम वापस ले लेंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या है अमेरिका की यही है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स वाली, तो उसपे हम अमेरिका को खिलने दे रहे हैं। तो नाउ हमारा जो नेगोशिएशन होगा वो इस तरीके से होगा क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है चाइना की। सॉरी, हमारी ज़रूरत इसलिए है कि अब चाइना के अगेंस्ट हमें यूज़ कर पाएँ इसलिए, पर्टिकुलरली यस। इंडो पैसिफिक और क्वाड में। तो मुझे लगता है डीप सीक आने के बाद जो सारी सिलिकॉन वैली है उसमें एक हलचल मच गई है। क्योंकि चिप्स एक्ट के बावजूद चाइना ने कंप्यूट कैपेसिटी इतनी नहीं थी फिर भी डीप सीक बना लिया। तो इंडिया को मतलब इंडिया की ज़रूरत यूएस को इस तरीके की भी है कि क्वाड में वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से कर पाए। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा एक और मेरा एक पॉइंट, इनपुट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरा एक खाली एआई को लेकर के है, जो डीपसीक वाला हम बोल रहे हैं। आई थिंक डीपसीक को लेकर के एक तो थोड़ा सा देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो रही है हमारे यहाँ पे। जो हम लोग बोल रहे हैं कि चाइना ने बहुत सस्ते में कर लिया और सब कुछ कर लिया। एक तो चाइना है तो डेटा की क्वालिटी नहीं पता। डीपसीक में अगर अभी भी आप चाइना को लेकर कुछ पूछो तो इट्स वेरी मच सेंसर्ड। तो हुँ। वो वाला एक इशू है। सेकंड, इट फील्स लाइक मतलब कॉन्स्पिरेसी लगेगी बट फील्स लाइक कि ये एक स्टेट रन प्रोपेगेंडा टाइप सिचुएशन है। क्योंकि चला कौन रहा है, चला हेज फंड रहा है। हेज फंड का प्राइमरी पैसा काम क्या है कि भाई मार्केट में पैसा लगा के हम कमाएंगे। उसने एक टेक्नोलॉजी बना दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जिसके अंदर आपके टोकन्स लग रहे हैं, आपके पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। और इट इज़ एट पार एट चैट जीपीटी 4o1, जो कि चैट हुँ, जीपीटी का अभी फ्लैगशिप मॉडल है ना। हुँ। लेकिन कॉस्ट भी तो है ना उनकी, कुछ कॉस्ट फाइनेंसिंग कुछ है ही नहीं। कहाँ से आ रहा है पैसा? और हेज फंड ये चीज़ क्यों करेगा? हेज फंड अपना अगर पैसा यहाँ पे ऐसे बंद करेगा तो उसका तो मार्केट क्या, उसका तो प्राइमरी ऑपरेशन किल हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव फॉर अ हेज फंड टू डू इट। या सेकंड इज दैट, या तीसरा जो मेरे को लग रहा है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
वो है कि जो हम बोल रहे हैं कि बहुत सस्ते में बनाया, बहुत सस्ते में बनाया, वो सस्ता खाली बोलने को लग रहा है हमें कि सस्ते में बनाया है। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। ये खाली लास्ट का जो फाइनल मॉडल ट्रेन और फाइनल जो ये परचेज और वो सब था, उसके अंदर 5-6 मिलियन दिख रहा है। बट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, और उसके अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट पे ही है। स्टिल आपका ये उन सबसे सस्ता है। मतलब ओपन एआई से तो बहुत ही कम में करते हैं। ओपन एआई तो बिलियंस ऑफ डॉलर फूक चुका है, उतने नहीं फूके हैं। आई डोंट थिंक इट हैज़ इवन क्रॉस 100 मिलियन, बट 5-6 मिलियन वाली बात भी नहीं है। तो कुछ तो है, नंबर्स या मेरे को लग रहे हैं फर्स्ट यहाँ है, पे रियलिटी लग नहीं रही जो यहाँ लग पे रही है, टू गुड टू बी ट्रू है ये। यहाँ पे यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहला बात तो अब जब हम चाइना के बारे में बोल रहे हैं, ऑब्वियसली हम उनकी डेटा पे भरोसा नहीं कर सकते। पर दूसरा चीज़ ये भी है, अगर आपने एआई को देखा हो, चैट जीपीटी को देखा हो या किसी को भी देखा हो, तो चैट जीपीटी स्पेशली गूगल वाले में मेजर गार्डरेल्स हैं। अगर आप कुछ भी इलेक्शंस के बारे में पूछोगे, ट्रम्प के बारे में पूछोगे, तो वो रोक देगा आपको, हुँ, तुरंत ही रोक देगा आपको। मेटा तो भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटा पे, सब पे है। तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ चाइना ऐसा कर रहा है। अब जो फ्री वर्ल्ड है, वो भी वैसा ही कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, लाइक होता है डीप सीक इज सेंसर्ड। वहां पर गार्ड रेल्स हैं कि वो ना, कुछ मिस ठीक इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। डीप सीक इज कम्प्लीटली सेंसर्ड। अगर आप कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो आंसर ही नहीं करेगा। द आंसर विल नॉट है, बी कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि गूगल एंड मेटा fair, क्लियरली बोल देते हैं। द आंसर इज कि fair, ही इज नॉट इट इज नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। fair. सो सो वहां एक पर और थोड़ा पॉइंट है ट्रिकी इस है। चीज़ में कि यहाँ पे जो चाइना वाला चीज़ है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा यही रहा है कि उनके पास इतना रुपया है, और जो कि उनका रिजर्व करेंसी है, उनको कोई रुपया प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग कभी भी एफिशिएंसी पे काम नहीं किए। जबकि अगर आप ये रशिया को देखो, चाइना को देखो, इंडिया को देखो, ये जो कंट्रीज है जहाँ पे फ्री में रुपया नहीं छप रहा है, सबको लिमिट बजट पे चलना है, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि चाइना 1/10 या 100 ऑफ अ कॉस्ट पे कर रहा है जो लाइक वहाँ कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंज आना अमेरिका के लिए, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लाइक ना, लोग बोलते हैं ना विनर्स कौन है इसमें, आई थिंक विनर राइट नाउ इज द पब्लिक, विच मतलब जो कि मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है इनको, बट आई थिंक ये जो कंपटीशन हो रहा है उससे कॉस्ट कम होगा। एंड आई जेन्युइनली फील कि होता है ना, जो पूरा एआई का जो वहाँ पे हॉटिंग अप हो रहा है, वहाँ बोल रहे थे 100 बिलियन स्टारगेट वाला जो प्रोजेक्ट था, जो ओपन है, ऑरेकल और 3-4 प्लेयर और सॉफ्टबैंक इन्वेस्ट कर रहे थे 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टारगेट के ऊपर। अगर एक डीप सीक जैसा कंपनी 100 मिलियन, चलिए 200 मिलियन में कर सकती है, तो मतलब ओपन एआई में कुछ गलत कर रहा है ना, मतलब एफिशिएंसी वाली चीज के अंदर में देयर इज समथिंग दैट दे कैन डू बेटर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो डीप सीक वाला जो सेगमेंट है, इसमें काफी एआई एज अ होल काफी बड़ा प्ले बन के आएगा बाय द चाइना वे, के लिए। ओपन एआई को उसके बाद $40 बिलियन और मिल गए हैं। इफ वी या कैन मूव सो फास्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ये अभी भी काफी नेसेंट है, या लेकिन डीप सीक के आने के बाद भी $40 बिलियन और उठा लिया। सो देयर इज या समथिंग गोइंग ऑन। या सो रिपब्लिकन भाई साहब, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, इंडिया भी अपना एआई प्रोग्राम्स और बना रहा है, बहुत नेसेंट स्टेज पे एवरीथिंग, बट स्टिल। पर ये जो ट्रेड वाला जो एस्पेक्ट है, एआई पे तो बातचीत हो गई है, बना देंगे एआई अलग से। जो ट्रेड वाला जो एस्पेक्ट है, जो ट्रम्प के साथ में जो अनसर्टिनिटी है, लाइक ना, मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसके कुछ डेटा दिखा देता हूँ, उसके पहले हम बात कूद जाए। ये वो वाला डेटा है कि जो भाई साहब ने बताया था कि जो फंडिंग रोक दी गई है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो $80 बिलियन का फंडिंग चले जाना चाहिए था इस साल। लाइक होता ना 2024 में, वो जो गैप देख रहे हैं आप, वो गैप है बेसिकली कि 40 बिलियन प्लस का फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया है। लाइक होता ना, जो ट्रम्प भाई साहब ने फ्रीज किया है। और जो दूसरा चीज़ है, जो हमने पहले भी एक एपिसोड में दिखाया था, और आज हम वापस दिखा रहे हैं, जो जिसकी वजह से ट्रम्प भाई साहब थोड़े चिंतित हैं उस जगह को लेके, साउथ अमेरिका को लेकर स्पेसिफिकली। 2000 में अमेरिका वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और जो अर्जेंटीना है, यूरुग्वाय है, इनके सब जो बड़ा पार्टनर था, वो था ब्राजील, जो रीजनल प्लेयर है। आज अगर आप देखें 2023 में, चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर। और लाइक अगर आप देखें क्यूबा, जो रशिया का सबसे बड़ा विशाल स्टेट था, वो भी अब चाइना के हाथ चला गया। चाइना इज नथिंग लाइक रशिया वाज, ठीक है, दीज आर प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर कंपटीशन। तो जो अब लाइक अगर आपने देखा होगा भाई साहब, कोलंबिया के साथ जो भाई साहब ने किया 25% टैरिफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबिया का सबसे बड़ा ट्रेडर इज अमेरिका, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ दिखा रहा है। लाइक ना ब्लू स्टेट वाला, जो यहाँ पे ब्लू वाला किया हुआ। सो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है इस रीजन का एज अ होल, और इंडिया का क्या फ्यूचर, कि अगर घर में इतना हलचल मचा हुआ है, पड़ोस में इतना हलचल मचा हुआ है, तो हम तो काफी दूर है। आपका क्या आउटलुक इस चीज को लेके, ट्रम्प भाई साहब हमारे साथ क्या करेंगे? जैसे इन लोगों की पॉलिसीज़ होती थी कि अगर किसी ने रशिया का साथ दिया तो हम उस पे सैंक्शन लगा देंगे, यस। ठीक है? और वो पॉलिसी अमेरिका की काफ़ी अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भी बोल रहे हैं कि वो पॉलिसी उनके नेगेटिव में गई है, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में वो रशिया लोग चाइना की तरफ खींचते गए, क्योंकि इन लोगों को एक और प्लेयर की ज़रूरत थी जो सिर्फ़ उनको दबाए नहीं, तो मतलब वो यूएसए को इसी पॉलिसी की वजह से वो यूएसए से लोग दूर होते गए, कहने का मतलब है, उनके जो पार्टनर्स थे वो, पार्टनर कंट्रीज़ थे वो। तो सेम शायद यहीं पे होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ रिपीट होगी यहाँ पे, क्योंकि जो जैसे आपने बोला कि कोलंबिया सबसे बड़ा यूएसए का पार्टनर था, ठीक है? अब उस पे आप इस तरीके के 25 टैरिफ और वो सब डराएँगे तो कोलंबिया विल अल्टीमेटली विल गो विथ चाइना। तो आप जो जो पॉजिटिव चीज़ है, उसको आप क्योंकि आप अगर बड़े पापा की भूमिका में हैं, तो बड़े पापा की भूमिका में है तो आपको समझना होगा कि आपको जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनको साथ देना होगा। जैसे हम हैं, इंडिया मालदीव्स को पैसे देता है, भले ही उसकी मजबूरी हो। इंडिया भूटान को पैसे देता है, इंडिया बांग्लादेश और नेपाल को पैसे देता है, ठीक है? तो यहाँ पे यूएस को समझना होगा कि सिर्फ़
सिर्फ इस तरीके से गेम नहीं चलेगी जो आप बिजनेस एंगल से चलाना चाहते हो। देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग इन जियोपॉलिटिक्स रादर देन बिजनेस एंगल। तो मेरा पॉइंट ये है। आई पर्सनली थिंक दैट्स अ फेयर assumption। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भाई साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अब सबको सडनली चाइना की अहमियत समझ में आने लग गया, क्योंकि जो ट्रम्प जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, और आई थिंक चाइना से भी ज्यादा यूरोप एक सोया हुआ बच्चा है जो पता नहीं खड़ा ही नहीं हो पा रहा है भाई। मतलब एक तो इतना क्रिपल्ड हो गया है यूक्रेन वॉर के बाद में। बट आई थिंक अगर ये यूक्रेन वॉर का सोल्यूशन होता है, आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफैक्टर जो होगा वो यूरोप होगा। आई डोंट सी अ फ्यूचर जहाँ पे यूक्रेन को वो लोग अलाउ करेंगे कि अमेरिका को बिल्ड करने के लिए। आई थिंक जिस भी दिन यूक्रेन वॉर बंद होता है, पार्टीशन होता है, जो भी अग्रीमेंट होता है यूक्रेन के साथ में, आई थिंक ये यूरोप के लिए एक मेजर रिवाइवल हो सकता है कि जो प्रॉपर बिल्डिंग पूरा वापस बिल्डअप होगा यूक्रेन का, अगर ट्रम्प अपने प्रॉमिस पे फुलफिल करते हैं, विच आई थिंक ही माइट फुलफिल दैट पॉइंट। बट ये मतलब पूरा सेगमेंट आई थिंक यूरोप को एक बड़ा प्लेयर की तरह होकर आना होगा। यूरोप भी अपने अंदर में डिस्कशंस कर रहा है इस बारे में। एक पेपर भी निकाला था उन्होंने, मारियो ड्रागी ने, जो इटली के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कि कैसे यूरोप का रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं वहां पे भी देख रहा हूँ, वहां पे फैक्शनलिज्म हो रहा है। जब ट्रम्प ने मेलोनी जी को बुलाया हैशटैग मेलोनी, जो भी, तो उसके बाद मेलोनी जी को बुलाया, उसके बाद वहाँ पे एक्वाडोर के प्रेसिडेंट को बुलाया, कुछ लोगों मिले को बुलाया, लाइक होता है ना हंगरी के ऑरबान भाई साहब को बुलाया। ट्रम्प अपना एक एक्सिस बना रहे हैं, और लाइक इलॉन भैया भी होता है ना उसमें घुस रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है इलॉन भैया अब राइट विंग या राइट साइड ऑफ द आइल के जॉर्ज सोरोस बन रहे हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस वाला, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कल ही इस बारे में बात किया कि इसके पहला सत्र है जहाँ पे कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस का कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठ रहा है, अब कुछ कांड नहीं हो गया है, कुछ हल्ला उल्ली नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है फाइनली अब एक बड़े बाबू जो आ गए हैं लाइक यूएस के अंदर में, सब कुछ काम डाउन कर दिया? और एक और उसके साथ में एडिशन है, अब जब ट्रम्प भाई साहब अपने इलीगल इमिग्रेंट को निकाल रहे हैं, अब हम भी निकालेंगे अपने इलीगल इमिग्रेंट को, ऑफ हम भी कोर्स। प्लेन में भर भर के भेजेंगे। भाई हमने हमारा इलीगल इमिग्रेंट भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हमारा अब इंटरनेशनल लॉ नहीं है, तो मतलब लाइक रिपब्लिकन भाई साहब, अब हम भी अपना भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी तो भेजेंगे, हम थोड़ी रख के रखेंगे। वो दोनों मुद्दों के ऊपर आप बताइए क्या राय है आपका भाई साहब? फिर कंस्पिरेटर भाई साहब कहेंगे उनका क्या राय है? आ, एक लाइटर नोट पे जो मुझे नाम याद नहीं है, बट जो प्रेस सेक्रेटरी है यूएसए की, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन लोगों को क्राइम में कितना, उन पे कोई केसेस है इतने क्राइम के और वो सब। तो उसने एक बहुत ही चतुर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि दे हैव ब्रेक आवर लॉज बिकॉज फर्स्ट लॉ इज दैट दे आर इलीगल, दे आर इलीगली इलीगली वो लोग यूएसए में आए हैं, तो उन लोगों ने ये लॉ तोड़ा है, ठीक है, यूएसए का। तो कहने का मतलब है कि तो और जॉर्ज सोरोस वाली बात, तो जॉर्ज सोरोस तो बहुत छोटा प्लेयर था लेफ्ट विंग का। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जितने एलन मस्क के पास है आज, ठीक है। सही आपको बात है। देखना पड़ता है कि अगर एलन मस्क, जो बंदा ट्विटर खरीदता है, तब उसके पीछे की सोच क्या थी वो किसी को समझ नहीं था। बट आज समझ आ रहा है कि ट्विटर उसने क्यों खरीदा था, पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए। एंड ही इज द पर्सन, और वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। जॉर्ज सोरोस तो बहुत छोटा प्लेयर है, उसके सामने एलन मस्क, राइट विंग का जॉर्ज सोरोस, उसको बोला भी गया था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राइट विंग का सोरोस है ये, और उसने वो भी हंसने लगा था। तो कहने का मतलब है ही, वो सारा यूएसए का पूरा क्या बिजनेस एंगल हो, ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाला एंगल है ना, वो सबसे हाँ, और ये निकल के आएगा अभी यूएसए में हाँ, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो कहने का मतलब है कि अब इंडिया को अगले 4 साल के लिए ये सब जो टूल किट्स आ जाती थी यूएसए से, उसकी यस चिंता करने की यस जरूरत नहीं है, यस। क्योंकि एक बड़ा प्लेयर आ गया है वहां पे, जो जो अगर हम पर हमें भी उसकी बिजनेस में फायदा करवाना होगा, अल्टीमेटली टेस्ला को यहाँ पे लाना होगा, वो सब पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, या वो सब तो ट्रेड ऑफ्स है, अब बताइए हाँ, भैया, वो तो अब क्या कर सकते हैं, देखना बट पड़ेगा। और सेकंड जो है इलीगल इमिग्रेंट्स वाला, ऑफ कोर्स, मतलब जो ट्रम्प भाई साहब ने झाड़ू चलाया है उसमें जो धूल उड़ी है, उस उस धूल के अंदर में सारे हम लोगों के इलीगल इमिग्रेंट्स भी निकल जाएंगे। और ये अब जो सीए एनआरसी वाला जो है वो अब चालू हो जाएगा 2026 में। देखिए आप, सीए एनआरसी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब 4 साल है इन लोगों के पास भी, और ट्रम्प भाई साहब है, तब तक कोई ट्रम्प भी नहीं बोलेगा, और इंडिया में भी टूल एक किट गैंग। मेजर, हाँ, एक मेजर बात है जो मेरे को लगता है, जो मैं अभिजीत अय्यर मित्रा भाई, मेरा ऐसा फुल भाई को ऐसे फुल फॉलो करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला। जब मैं, मेरे को ना इलॉन मस्क का ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे वो पूरा नैरेटिव सेट कर रहा है एवरीथिंग। बट फिर मैंने वो भाई का ये रीडिंग था, अभिजीत भाई का, कि देखो क्या है ना, सब चीज तुमको अपने हिसाब से मिलेगा नहीं, ठीक है। तुमको फाइनली एक जन मिला है जो राइट को मोबिलाइज कर रहा है। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं है, विच इज अ फेयर पॉइंट, बट जो भी है उसके साथ वर्क करो, मेक हिम यूजफुल। फाइनली नैरेटिव सेट हम कर सकते हैं। दूसरा बात जो मेरे को लगता है, आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा प्रेशर है कि भैया नाउ यू हैव टू डू इट। अब कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम्म। कोई एक्सक्यूज नहीं है सीएनआरसी लागू करने का, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अमेरिका इज डूइंग इट सेल्फ, वो खुद ये कर रहा है एक तरीके से, वो खुद इलीगल को फेंक रहा है, तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है?
दूसरा चीज, अब इज द राइट टाइम कि फार्मर वाला जो पूरा जो था लॉ वॉ को अब लेके आओ, जो भी हो बॉर्डर के ऊपर में, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर हो, जो भी हो, तुमको इम्प्लीमेंट करना होगा, ये बिल को गले के नीचे डालना होगा, रिफॉर्म करना होगा। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर अभी नहीं होगा तो फिर इंडिया कभी कभी भी नहीं। ग्रो नहीं कर पाएगा। जितना ग्रोथ होना था अभी तक जो रिफॉर्म किया था उससे हो गया, इंडिया स्टैग्नेट कर रहा है। If he really wants कि एक लेगेसी बने मोदी का, he really needs to do structural reforms right now. Like this is the time it needs to be done. अब कंस्पिरेटर भाई साहब आपका क्या राय इस चीज के ऊपर? आप काफी चुप चुप बैठे हैं, बताइए। अरे देखो, एक तो मैं सेकंड करता हूँ अपने रिपब्लिकन भाई साहब का थॉट कि सरकार धंधा चलाने के लिए नहीं है, सरकार गवर्नेंस के लिए। लेकिन ट्रम्प भाई साहब शायद अग्री नहीं करते। ट्रम्प भाई साहब धंधा करने के लिए बैठे। तो और दूसरी चीज़ मेरे को लग रहा है इयोन भाई साहब ऐसे राइट मोबिलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे। वो है धंधे वाला आदमी, उसको फर्क पड़ रहा है, उसकी कंपनी सही से चलती रहनी चाहिए। अब आप देखो ना, आपके जो भी जो उसकी यार क्या है वो स्पेस एक्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे नासा के। वो इधर आउटसोर्स होने लग गए थे, स्पेस एक्स को कम्पीट करना पड़ रहा था। वहाँ पे देखो कैसे लेकर के जाता है। वो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला पूरा एंगल आएगा। अब कमाएगा भाई पैसे। और भाई का जो इयोन का जो दूसरा विच आई फील की वो फर्मली बिलीव करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसकी अलायंस खाली अमेरिका के साथ है, उसकी अलायंस किसी और देश के साथ नहीं है, उसकी अलायंस किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, वो खाली अमेरिका के साथ अलायंस में है। क्योंकि उसकी सिंपल हिसाब किताब है, अमेरिका ऊपर जाएगा, मेरी पाई बड़ी होगी, मैं बड़ी पाई में बड़ा प्लेयर बन के और बढ़िया तरीके से निकल के आ सकता हूँ। और वो अमेरिका जितना बड़ा होगा वो ग्लोबल मार्केट में उतनी डोमिनेंस भी बढ़ती है। तो वो भी एक दूसरी चीज़ है भाई। तो भाई का सिर्फ पावर और एक पैसा लग रहा है मेरे और एक बहुत एक पॉइंट मुझे इंटरेस्टिंग। लग रहा है, हाँ बोलो एक बोलो पॉइंट बोलो भाई, हाँ। मुझे ये लग रहा है कि अगर ट्रम्प भाई साहब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करते हैं, 4 साल बाद अगर कोई प्रेसिडेंट की रेस में कोई आगे आएगा, तो एलन मस्क होगा। और एकदम सेम पर्सनैलिटी, सेम चीज़ें हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी से हमने प्रेडिक्ट कर लिया है। दूसरा हो चीज सकता है। क्या है हाँ। जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अमेरिका में ना एक सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है। आज अगर आप 2024 के इलेक्शन देखें अमेरिका वाला, सब लोग बोल रहे थे लड़ाई होने वाला है, सिविल वॉर हो रहा है। उन्होंने वो उस देश ने अपने आप को सेल्फ हील किया है। मैं नहीं बोल रहा सब कुछ ठीक है, बट उस देश में कैपेबिलिटी है जो यूरोप में नहीं है। दिस अ वेरी डिफरेंट कैपेबिलिटी जो उस देश के अंदर है। दूसरा चीज मैं बोलूंगा, मैं आज जब अमेरिका को देखता हूँ ना, मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखता हूँ जिसका एक थर्ड वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है और जिसके पास डॉलर है। वो आज हर एक बेसिक चीजें जो इंडिया में होती है, लाइक होता है ना ईडी को छोड़ दिया है लोगों के पीछे, लाइक होता है ना पॉलिटिशियन लोग को, लाइक होता है ना पागल कर रखा है, क्रोनी कैपिटलिज्म, अडानी अंबानी, एवरीथिंग जो हम यहाँ देखते हैं सडनली वहां भी हो रहा है। तो मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा है कि वो अमेरिका है या वो इंडिया है, लाइक होता है ना, क्योंकि हर एक चीज जो इंडिया में होता है या जो क्लेम किया जाता है इंडिया में होता है वो वहां भी हो रहा है। तो आई थिंक अमेरिका इज इन अ वेरी डिफरेंट देखो फेज। देखो, दूसरा चीज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे। जो आप बोल रहे हो इंडिया है कि अमेरिका है, मैं बता रहा हूँ सिंपल हिसाब किताब। ठीक है। वो ग्रोथ के तरीके दो तीन हो सकते हैं आदमी के। एक तो सिंपल है कि आप टॉप डाउन कर लो, धंधों के अंदर पैसा डाल दो, और ट्रम्प को आता भी धंधा ही है तो धंधों के तरीके से अमेरिका को ग्रो कर लो। दूसरा है कि सारी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आप भरोसा कर लो, ह्यूमन कैपिटल को एम्पावर कर दो, वो अपने आप ग्रो करती चली जाएगी, देश बढ़ जाएगा। ह्यूमन कैपिटल की तो लग गई अमेरिका की, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, है ना। ह्यूमन कैपिटल के अंदर तो पूरा वो टिकटॉक विकटॉक कर करा करके चाइना ने वो एक तो वो इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, बट देन एज द नेम सेज मेरा तो चलता है। तो जो टिकटॉक विकटॉक और वो लिटरल जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो ब्रेन रॉट है, वो एक बड़ा चीज़ है। और अमेरिका के अंदर आपके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से लेकर के जो टॉप क्लास के जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, वो भी नंबर्स में थोड़े कम हो रहे हैं। प्लस जो आ भी रहे हैं नंबर्स में, वो अब एक तो एआई वीआई और जो हाई इनोवेशन अभी भी अमेरिका में काफी अच्छे स्केल पे हो रही है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ एज वेल। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। कल्चरली अमेरिका में एक वो चीज़ है कि अमेरिका कल्चरली इतना डिफरेंट है ना बाकी सब देशों से। अमेरिका के अंदर कल्चरली है कि भाई इट्स ही इज अ फेलो अमेरिकन, आई शुड हेल्प हिम। वो चीज़ किसी और देश में देखने नहीं मिलती जल्दी से। तो वो एक चीज़ उनको बस हेल्प कर जाती है, हर बार बचा लेती है। तो वो है वो हीलिंग फैक्ट्री की जो आप बात कर रहे हो। दूसरा जो मेरे को एक यूरोप और वाला लग रहा है, मैं एक यूरोप वाला भी खत्म करना चाहूंगा। यूरोप कुछ नहीं है, यूरोप बस अपने हाई हॉर्स पे है। बेसिकली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एशिया ही है। पानी का है बीच में, सेम ही तो कॉन्टिनेंट है। वो खाली अपने हाई हॉर्स के ऊपर है, अपना वो ब्यूटी स्लीप में जी रहे हैं। कुछ नहीं है। वो एशिया ही है। सारा गैस भी एशिया से चाहिए उनको, तेल भी एशिया से चाहिए, सारा कुछ एशिया से। और फिर बाद में बोलता है नहीं नहीं ये नीचे है। अरे वो फिर ऐसे ही मरेंगे अपने हाई हॉर्स पे रहेंगे तो। एक तो डिल्यूजनल है। यूरोप इज बेसिकली माई डिल्यूजनल एक्स गर्लफ्रेंड हु डजंट रियलाइज कि हाँ ठीक है शी इज द टॉक्सिक वन। बट वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद यूरोप का और एक है कि यूरोप यूरोप भाई साहब अपना यूके अलग हो गया, जो उसका ऐसे शुगर डैडी था एक पॉइंट पे। जर्मनी का थोड़ा सा ओपन नीचे चल ही रहा है। जर्मनी खाली अपना एक ईवी के अंदर जर्मनी एक बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश कर चुका है, बैटरीज में एस्टेब्लिश कर चुका है अपने आप को। बट वो भी अब आउटसोर्स हो गया है। चाइना अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया है कि अब चाइना कर लिया है वो चीज़। तो वो भी नहीं बचा उनके पास। तो यूरोप के पास मोट नहीं बचा है। जब तक मोट नहीं है उसके पास खुद का, लोगों के पास, तो लोग तो बिची हैं ही यूरोप के, डिल्यूजनल है सारा का सारा देश ही डिल्यूजन में जी रहा है, डूबा पड़ा है। और मोट बचा नहीं है। कॉन्टिनेंट। हाँ, पूरा कॉन्टिनेंट, सॉरी देश बोल दिया मैंने यार। देश जितना ही अपने यूपी से छोटा है, वो क्या बोलेगा, कॉन्टिनेंट के नाम पे लालच है। बट मोट नहीं है उनके पास। अब मेरा कहने का मतलब समझिए, जब मोट नहीं है उसके पास वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। वो ऐड क्या कर रहा है वैल्यू? यूरोप आज की डेट में कुछ ऐसे खास वैल्यू ऐड नहीं करता। रेदर देन लंदन भी सिर्फ इसलिए, लंदन क्योंकि पुराने जमाने में फाइनेंशियल सेंटर है ग्लोबल का। तो लंदन की रेलेवेंस आज भी इसलिए, और इसलिए ब्रिटेन चल रहा है। इसलिए ब्रिटेन अपने आप को अलग करके वो चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा फोकस और डबल डाउन कर गया स्ट्रेंथ के ऊपर।
लेकिन बाकी देश नहीं कर पा रहे डबल डाउन उन चीज़ों के ऊपर अच्छे से। जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूरोप की थी, एक लीडिंग चलती थी कार की, जो जर्मन कार, जो इटालियन कार चलती थी, दोज वर इकोनॉमिक एडिशंस यूरोप के अंदर, बिग इकोनॉमिक एडिशंस। वहां पर भी यूरोप अब मार खा रहा है, उनकी भी सेल्स अब इंडिया में चलो लग्जरी कार की सेल्स गिर रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिया एस्पिरेशनल अभी भी कि ब्रांड जाना है। अमेरिका जैसे देशों में वहां पर चाइनीज आर ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। यूरोप में चाइनीज बहुत आ चुके हैं जो कि अब बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, खुद के लोग उनकी खुद की गाड़ियां नहीं ले रहे, क्योंकि अब वो यस कंपटीशन के साथ टक्कर नहीं ले पा रहे सही से। तो वो सब चीजें बहुत अलग है। यूरोप को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और किससे पंगे ले रहा है। यूरोप बस अपने आप में कि भैया हम हैं, हम तो राजा महाराजा वाला हिसाब किताब है। व्हाइट सुप्रीमेसी। यस, वाइट सुप्रीमेसी, वन वर्ड। तो वो वाली चीज या हो गया मेरा सो खत्म। यहाँ पे मैं एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा यूएस को लेके, जो भाई साहब ने बोला, यूएस में एक और चीज भी जो हेल्प करता है, वहाँ का जो लोन सिस्टम है। अगर आपने एक लोन लेके डिफॉल्ट भी कर दिया इस लोन के ऊपर, बिजनेस लोन के ऊपर में, तो आपको बैंक वापस लोन देगी। आपका क्रेडिट स्कोर खराब अगर हो भी गया है तो वहाँ पे आपको लोन देने से कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस लोन आपको मिल जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डॉलर इज देयर करेंसी और डॉलर इज द वर्ल्ड करेंसी, तो वो छाप सकते हैं। बेजोस भाई साहब ने भी ये चीज बोला था, हमारे कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बताया भी था इस चीज को लेकर। जैसे जैसे क्या हो रहा है आज, क्या है, इंडिया 70 80 साल से क्या हो गया, इंडिया चाइना सब देश जो है, जो ईस्टवर्ड ग्रोथ आया है, दे हैव ट्राइड टू सेल समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, यूरोप का प्रॉब्लम क्या है, यूरोप कुछ वैल्यू नहीं दे पा रहा है। आज जैसे भाई साहब ने बोला उनकी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां से बेटर है आज चाइनीज गाड़ियां। कैन यू से, मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आज एक ऐसे जंक्चर पे खड़े हैं जहाँ पे अगर यूरोप ये चीज को बोल दे कि हमको क्लाइमेट चेंज से मतलब नहीं है, चाइना विल बी फिनिश्ड। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। चाइना इज टोटली बिल्ड अप इन ईवी स्पेस, ईवी 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 करके, ईवी आइस इंजन में अभी भी सिस्टम बैठा नहीं है। पर जो यूरोपियन कंपनीज है वो आइस पे चल रही है, पर यूरोप जो है उनका पॉलिसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो वो लोग कैसे रोके भाई अपने कंपनीज को, वो क्या बोले। आज इतना रेगुलेशन है, वो बोल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि हमको कम करना है, कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनका, अब जैसे जो इलॉन भाई बोल रहे हैं कि हमें एएफडी चाहिए। एएफडी की अगर आप बातों को सुनोगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम है वो लोग थोड़े से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लॉजिकल चीजें हैं यार। लाइक होता है ना, वो बोल रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्लांट को वापस खड़ा करेंगे, हम अपने एनर्जी सोर्सेज को बेटर करेंगे, हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, भाई सब बेसिक चीजें हैं जो 1+1 थिंकिंग है। जर्मनी जैसे देश में जहाँ पे सोलर, सूरज आता ही नहीं है 12 महीना, 6 8 महीना आता है, वहाँ पे सोलर का बिल्डअप देखेंगे अगर आप वहाँ पे, इट इज क्रेजी। तो वहाँ पे क्या है, लॉजिकल थिंकिंग की जगह वो थिंकिंग पे रह के ना उन लोग का ऐसा सिचुएशन इस मामले में फ्रांस थोड़ा अच्छा कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। यस मैं फ्रांस को थोड़ा अलग करना चाहूंगा, बट एक ही या थाली आई की डू चट्टू अग्री, बट्टों में थोड़ा सा क्या ही या करें। आई डू अग्री। फ्रांस का प्रॉब्लम दूसरा है, फ्रांस क्या है, फ्रांस ना बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक वोक है। वो अपने एनर्जी वाले सिचुएशन को बहुत संभाल के रखा है, उसने वोकिज्म में नहीं किया, वो न्यूक्लियर एनर्जी बिल्डअप काफी अच्छा है उनका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 50% उसका एनर्जी न्यूक्लियर से आता है, विच इज मैसिव। मतलब क्लियरली यूरोप में ऐसा पॉसिबल है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी से अपना मोस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन कर सकते हैं। फ्रांस का प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है, वहाँ का जो मैक्रोन है, उनका इन फाइटिंग जो हो रहा है ये वो, एंड अगेन एज आई सेड, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है ना, वो पूरा पानी में चला गया। पूरा यूरोप मान लो, पूरा अगर आप वेस्ट मान लो, अमेरिका को भी गिन लो, अमेरिका जिस तरीके से ग्रीनलैंड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, डेनमार्क इज स्वेटिंग देयर पैंट्स ऑफ। उनको टेंशन हो गया है कि भाई ये जो हमारा वैसाल है, जो अभी तक हमारा लाइक होता है ना पार्टनरशिप में हम उनके साथ कर रहे हैं मैनेज, वो ले लेगा अमेरिका, तो हमारे पास क्या बचा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज गेटिंग इनटू देम, लाइक वो बेसिकली वापस से कॉलोनियलाइजेशन वाले मोड में जा रहा है। वो 100 साल पहले, लाइक जिसे हमने आपको बताया और था ये कि बहुत वो अपने रिस्की पूर्व रूट है। प्रेसिडेंट्स को देख रहा है। इट्स अ वेरी रिस्की मूव, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ट्रम्प ना सबको अब रीथिंक करने बोला अपने स्ट्रेटजी को, जो उसके साथ थे वो भी रीथिंक कर रहे हैं। मैं तो एंड ये बोल रहा हूँ सिर्फ चले 4 जाना साल का चाहिए, फिनोमेना नहीं डेनमार्क है। ले ले, फिर अपन भी ठावा बोल देंगे पाकिस्तान को। कर दो। अरे दैट इज एग्जैक्टली, ये फनी साउंड कर रहा है बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अगर जो सबसे बड़ा गुंडा है वो कुछ सुन ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों सुनेंगे। एक रूल्स करो तो बेस्ड ऑर्डर सही, खत्म। फिर देखो सब क्या करते हैं। वही बात है ना। रिपब्लिकन भाई साहब, आपके कुछ लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको लग रहा मेरा है फिर मेरा पॉइंट ये है कि अमेरिकन पीपल एंड इंडियन पीपल नेचर में एक जैसे ही है, आप कुछ भी कहो। आई वो टेंड टू अपने अग्री। सेल्फ इंटरेस्ट पे ही खेलते हैं, ठीक है। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को वोकिज्म की पड़ी है भाई, अमेरिकन पीपल सेल्फ इंटरेस्ट पे खेलते हैं जस्ट लाइक अस। हमें फायदा हो रहा है, हम करेंगे, ये तुमने कर दिया हम भी सबसे करेंगे। जबरदस्त, फुल सबसे यूटिलिटी। जबरदस्त चीज मैं जो बता मैंने रहा हूँ, देखा है ना, बेस्ट एग्जांपल जो मेरे को पता है वो है अपने नोएडा के जो थार वाले लोंडे हैं और अमेरिका के जो ट्रक्स वाले लोंडे हैं। सेम है, सेम गाड़ी कल्चर, सेम कल्चर हो रहा है। अपन ने उनको जो घर वापसी करवाई है अमेरिका की, जो कुंभ में आए हैं वो नहाने के लिए, उसके बाद दिख रहा है। एक जबरदस्त चीज जो मैंने देखा है इलेक्शन में, जो मैं इंडिया में तो बहुत देखता था, भाई रेस, जात की राजनीति अब अमेरिका में भी आ रही है। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई हम इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस चीज से, और अमेरिका में भी रेस वाली राजनीति इज बिग टाइम नाउ, लाइक होता है ना। और जो डेमोक्रेट हारे हैं वहाँ पे इंटरनल डिस्कशन में भी यही पता चल रहा है कि वहाँ के इंटरनल डेमोक्रेट्स भी ये बोल रहे हैं कि भैया ये रेस वाला चीज है वो हम लोग थोड़ा ज्यादा ले गए, लाइक होता है ना ये। एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट, डेमोक्रेट्स नीड टू करेक्ट देमसेल्व्स यहाँ पे, जो वो नहीं कर रहे थे।
लाइक होता है ना, एंड आई एम होपिंग लाइक दे करेक्ट देमसेल्व्स। आई डोंट वांट ट्रम्प टू गो ऑन फॉरएवर, आई वांट अ गुड फाइट, एक अच्छा फाइट होना चाहिए आने वाले 4 साल में। और मिड टर्म्स में देखने का चीज होगा कि ट्रम्प जो ये सब कर रहा है कि कितना लोगों को अच्छा लग रहा है क्या नहीं। 2026 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 26 के एंड में शायद मिड टर्म है, तब पता चलेगा क्या गेम चल रहा है। ट्रम्प रिपब्लिकन भाई प्लीज साहब कुछ लास्ट रिपब्लिकन का पॉइंट गेम ऑफ व्यू चला है कंस्पिरेटर कुछ बता दें तो फिर जाते हैं, आज खत्म करेंगे। जी रिपब्लिकन भाई साहब। नहीं, मुझे नहीं बताना है। मुझे नहीं बताना। चलिए खत्म कर रहे हैं आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और मैं और कहना कमेंट हो चाहूंगा जाना चाहिए। जेंडर 2 ही हैं, इवन भाई साहब ने ट्वीट किया था, तो उस पे जाके देख लो। यस और लेट्स गो। बाय द वे मेरी आधी बातें मजाक है, सो नो ऑफेंस। चलिए टाटा, भाई बंद कर दे इसको।